हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से अपने चैनल लक्ष्य नर्सिंग एकेडमी पर। तो चलिए हम एन क्लास के नेक्स्ट जो 10 क्वेश्चन अब डिस्कस कर लेते हैं। इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे जल्दी से कर लें और वीडियो अच्छी लगने पर अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। विच क्लिनिकल इंडिकेटर्स कैन द नर्स एक्सपेक्ट व्हेन असेसिंग ए क्लाइंट विद कुशिंग सिंड्रोम? सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। क्वेश्चन में क्या है कि क्लाइंट किसका है, कुशिंग सिंड्रोम का है। तो उसको असेस करते टाइम नर्स है कौन से क्लिनिकल इंडिकेटर्स को एक्सपेक्ट करती है, मीन्स असेस करेगी। फर्स्ट है लेबिलिटी ऑफ मूड, यानी मूड स्विंग्स दिखाई देंगे क्लाइंट के अंदर। सेकेंड, स्लो वुंड हीलिंग, जो वुंड हीलिंग है वो स्लो होगी। थर्ड, अ डिक्रीज इन द ग्रोथ ऑफ हेयर ग्रोथ डिक्रीज देखने को मिलेगी। फोर्थ, एक्टोमॉर्फिज्म विद द मून फेस। एक्टोमॉर्फिज्म में क्या होता है कि थिन एंड टॉल जो है क्लाइंट होगा विद मून फेस। फिफ्थ में क्या है, एन इंक्रीज रेजिस्टेंस टू ब्रूजिंग, जो ब्रूजिंग है वो कम दिखाई देगी। तो इसमें आपको बताना है कि सारे सेलेक्ट वे सभी सेलेक्ट करने हैं जो यहाँ पे अप्लाई होते हैं, यानी कुशिंग सिंड्रोम में अप्लाई होंगे। तो फर्स्ट इसमें जो आंसर है आपका करेक्ट है ऑप्शन है वो क्या होंगे यहाँ पे, फर्स्ट और सेकेंड। क्योंकि कुशिंग सिंड्रोम है यानी जो भी एड्रिनल कॉर्टिकॉइड्स जो हार्मोन्स हैं वो क्या होंगे, वो सभी इंक्रीज होंगे। इंक्रीज होने की वजह से जो लेबिलिटी ऑफ मूड है, मूड स्विंग्स हैं वो क्लाइंट में दिखाई देंगे। और जो वुंड हीलिंग है वो इम्पेयर्ड होते हैं, वो इफ़ेक्ट होती है, मीन स्लो दिखाई देती हैं। तो एक्सेस एड्रिनल कॉर्टिकॉइड्स क्या होगा, कॉजेज द इमोशनल लेबिलिटी, यूफोरिया एंड साइकोसिस। और दूसरा है जो हाइपर कॉर्टिसोलिज्म, यानी जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का प्रिंसिपल हार्मोन क्या होता है, कॉर्टिसोल। तो कॉर्टिसोल इंक्रीज होने से ये किसको इफेक्ट करता है, इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स को इम्पेयर करेगा, जिससे क्या है वुंड हीलिंग स्लो हो जाती है। इसलिए फर्स्ट और सेकंड इसमें ऑप्शन सही था। थर्ड में डिक्रीज इन द ग्रोथ ऑफ हेयर एंड एंड्रोजन्स, जो एड्रिनल कॉर्टिकॉइड का एक और हार्मोन होता है वो क्या होता है, एंड्रोजन्स। एंड्रोजन की इंक्रीज होने से जो हेयर ग्रोथ है वो इंक्रीज दिखाई देती है, जिसको हम बोलते हैं हायरोसिटिज्म। तो इंक्रीज सिक्रेशन ऑफ एंड्रोजन्स रिजल्ट इन हायरोसिटिज्म, इसलिए ऑप्शन रॉन्ग था। फोर्थ में क्या था कि एक्टोमॉर्फिज्म विद मून फेस। एक्टोमॉर्फिज्म नहीं दिखाई देता, मून फेस हो सकता है विद कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी, क्योंकि जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी क्लाइंट को मिलेगी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, इसकी वजह से जो मून फेस है वो क्लाइंट में देखने को मिलेगा। बट जो एक्टोमॉर्फिज्म है वो क्या अनरिलेटेड टू कुशिंग सिंड्रोम, तो कुशिंग सिंड्रोम से रिलेटेड नहीं होता है। फिफ्थ में हमारा जो ब्रूजिंग है वो इंक्रीज देखने को मिलती है, ना कि डिक्रीज, इसलिए फिफ्थ ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग था। तो फर्स्ट और सेकंड जो ऑप्शन है यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। A nurse is caring for a client who had an adrenalectomy. For what clinical response should the nurse monitor while steroid therapy is being regulated? मीन्स क्लाइंट की क्या कौन सी सर्जरी की गई है, एड्रिनलेक्टमी मीन्स एड्रिनल्स जो ग्लैंड है वो रिमूव किया है। तो आपको कौन से क्लिनिकल रिस्पॉन्स है जो नर्स को मॉनिटर करना चाहिए वाइल स्टेरॉइड थेरेपी उसको रेगुलेट किया जा रहा है, मीन्स स्टेरॉइड जो थेरेपी है उसको देंगे उस टाइम कौन से क्लिनिकल रिस्पॉन्स देखने को मिलता है, मॉनिटर करेगी क्लाइंट की। तो आपको ध्यान रखना है कि जो सर्जरी हुई है वो एड्रिनलेक्टमी, एड्रिनल ग्लैंड्स का रिमूवल है। तो इसमें फर्स्ट में हाइपोटेंशन देखने को मिलेगा, सेकंड हाइपरग्लाइसीमिया, थर्ड सोडियम रिटेंशन और फोर्थ आपका पोटेशियम एक्सक्रीशन। एड्रिनल्स ग्लैंड रिमूवल है तो मीन्स एड्रिनल ग्लैंड्स की इनसफिशिएंसी कमी देखने को मिलेगी। और जब कमी देखने को मिलेगी तो क्या होगा, कंडीशन क्या होगी यहाँ पे जो क्लाइंट में वो क्या है, फर्स्ट ऑप्शन जो हाइपोटेंशन देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन जो यहाँ पे करेक्ट है, क्योंकि एड्रिनल्स ग्लैंड्स की इनसफिशिएंसी यानी एल्डोस्ट्रोन जो हार्मोन होगा हमारा, मिनरल कॉर्टिकॉइड हैं वो भी डिक्रीज होंगे। एल्डोस्ट्रोन क्या करता है, सोडियम और वाटर का रिटेंशन करता है। अगर इसके इनसफिशिएंसी होगी, लेस अमाउंट में एल्डोस्ट्रोन होगा तो सोडियम और वाटर भी रिटेंशन नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से हाइपोटेंशन की कंडीशन होगी। इसलिए फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट है। सेकंड हमारा हाइपरग्लाइसीमिया नहीं हाइपोग्लाइसीमिया देखने को मिलता है, क्योंकि जो कॉर्टिकॉइड हार्मोन्स हैं वो क्या है, डिक्रीज होंगे। तो जिसकी वजह से ग्लूकोनियोजेनेसिस का जो फॉर्मेशन है
ग्लूकोज फॉर्मेशन है जो वो नहीं हो पाएगा, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स भी कम होंगे, लेस होंगे, इसलिए जो हाइपोग्लाइसीमिया देखने को मिलता है। फर्स्ट ऑप्शन में करेक्ट है। थर्ड, सोडियम रिटेंशन जो नहीं होता है, सोडियम एक्सक्रीशन होता है, और सोडियम और वाटर का एक्सक्रीशन होता है, इसलिए ये भी रॉन्ग है। और फोर्थ में सोडियम एक्सक्रीशन पोटाशियम एक्सक्रीशन, पोटाशियम का एक्सक्रीशन नहीं होता, जो पोटाशियम है वो रिटेंशन होता है। सोडियम एक्सक्रीट होगा और पोटाशियम रिटेंशन होगा, इसलिए हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो क्या है यहाँ पे करेक्ट है। हाइपोटेंशन की हमारी जो है एड्रेनालेक्टमी में हाइपोटेंशन देखने को मिलता है। तो इसमें आंसर 1 में आफ्टर एड्रेनालेक्टमी एड्रिनल insufficiency causes the hypotension because of fluid and electrolyte alteration. Hypoglycemia, not hyperglycemia, may be the problem stemming from the loss of glucocorticoids. Glucocorticoids के loss से hypoglycemia की condition होगी। थर्ड में hyponatremia में occur because of the lack of mineralocorticoid production. और फोर्थ में पोटाशियम आयन्स में भी रिटेन, नॉट सोडियम, तो पोटाशियम आयन रिटेन रहेंगे और जो सोडियम है वो क्या होगा, एक्सक्रीट होगा बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ मिनरलोकॉर्टिकॉइड। थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अ क्लाइंट विद अ टेंटेटिव डायग्नोसिस ऑफ कुशिंग सिंड्रोम हैज़ एन इंक्रीज कॉर्टिसोल लेवल, फॉर व्हाट रिस्पॉन्स शुड द नर्स असिस्ट दिस क्लाइंट। तो यहाँ पे क्लाइंट फिर से हमारा कुशिंग सिंड्रोम का है, और जिसमें कुशिंग सिंड्रोम में यहाँ पे इंडिकेट कर दिया है कि इंक्रीज कॉर्टिसोल लेवल है। तो इंक्रीज कॉर्टिसोल लेवल आप एक बार पढ़ते ही आपके माइंड में आ गया होगा कि कॉर्टिसोल जो लेवल है वो इंक्रीज है, मीन्स जो, तो यहाँ पे कौन सा रिस्पॉन्स है वो देखने को मिलेगा वेल असेसिंग द क्लाइंट। हाइपोवोलेमिया होगा, क्लाइंट को इंक्रीज कॉर्टिसोल लेवल है, यानी हमारा जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है वो है इंक्रीज है, हाइपोवोलेमिया है। सेकंड, हाइपर जो कैलीमिया है वो हाइपर कैलीमिया की कंडीशन होगी। थर्ड, हाइपोग्लाइसीमिया होगा। फोर्थ, हाइपरनेट्रीमिया होगा। तो यहाँ पे जो करेक्ट जो ऑप्शन है वो वहाँ पे कुशिंग सिंड्रोम है, तो कौन सा होगा, हाइपोवोलेमिया नहीं होगा। यहाँ पे हमारा क्या देखने को मिलेगा, हमें हाइपरवोलेमिया देखने को मिलेगा, क्योंकि कुशिंग सिंड्रोम में क्या होता है कि सोडियम और वाटर का रिटेंशन होगा, तो हाइपरवोलेमिया होगा। यहाँ पे हाइपर कैलीमिया नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, हाइपोकैलीमिया देखने को मिलेगा। थर्ड में हाइपोग्लाइसीमिया नहीं होगा, यहाँ पे हाइपरग्लाइसीमिया होगा, क्योंकि जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हैं वो इंक्रीज होंगे। और फोर्थ, हाइपरनेट्रीमिया, तो हाइपरनेट्रीमिया हमारा करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पे सोडियम और वाटर का रिटेंशन होगा, इसलिए हाइपरनेट्रीमिया यहाँ पे करेक्ट है। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमारा सही है। A client with Cushing syndrome secrete excess amount of cortisol, a corticosteroid that acts to retain sodium and water, resulting in hypernatremia and edemia. तो फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट है। हाइपरवोलेमिया इज caused by fluid retention. Second, hyperkalemia occurs because potassium is lost where there is sodium retention. एंड थर्ड में हमारा हाइपरग्लाइसीमिया नॉट हाइपोग्लाइसीमिया रिजल्ट फ्रॉम कॉर्टिसोल इंड्यूस ग्लूकोज इंटॉलरेंस। तो अभी आपको क्लियर हो गया, अगर जो कुशिंग सिंड्रोम का क्लाइंट है तो इसमें कौन सा होगा हमारा, तो वहाँ पे हमारा हाइपरग्लाइसीमिया होगा और हाइपोकैलीमिया होगा, इसके बाद हाइपरवोलेमिया होगा और हमारी हाइपरनेट्रीमिया होगा। ये सारी कंडीशन इंक्रीज देखने को मिलेगी एक्सेप्ट पोटेशियम। तो चलिए फोर्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट इंटरवेंशन दैट द नर्स शुड इंक्लूड इन द प्लान ऑफ केयर दैट इज स्पेसिफिक फॉर अ क्लाइंट विद एडिसन डिजीज़। अब कुशिंग सिंड्रोम आपने पढ़ लिया, वहाँ पे सारी चीज़ें जो इंक्रीज़ हो रही थी। अब एडिशन जो डिजीज़ का क्लाइंट है, यहाँ पे जितने भी हमारे एड्रिनल कॉर्टिकॉइड जो हार्मोन्स हैं वो क्या होंगे, डिक्रीज़ होते हैं। एडिसन में डिक्रीज़ होते हैं, कुशिंग में इंक्रीज़ होते हैं। तो यहाँ पे जो हार्मोन्स हैं वो सारे डिक्रीज़ हैं, मीन्स हमारे में मिनरल कॉर्टिकॉइड है,
हमारा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है, एड्रोजन्स है, ये सारे हार्मोन्स क्या होंगे, डिक्रीज़ होंगे। तो डिक्रीज़ होंगे तो कौन सा इम्पोर्टेंट इंटरवेंशन होगा जो नर्स को अपनी प्लान ऑफ केयर में इंक्लूड करना चाहिए। फर्स्ट है एनकरेजिंग द क्लाइंट टू एक्सरसाइज, कि एक्सरसाइज के लिए इनक्रेज करना है। सेकेंड, प्रोटेक्टिंग द क्लाइंट फ्रॉम एक्सर्शन ज़्यादा उसको हेवी जो वर्क है नहीं करने देना है। थर्ड, रिस्ट्रिक्टिंग द क्लाइंट फ्लूइड इनटेक, उसको फ्लूइड इनटेक हमें कम करना है, रिस्ट्रिक्ट करना है। फोर्थ, मॉनिटर द क्लाइंट फॉर हाइपोकलीमिया, कि क्लाइंट को हाइपोकलीमिया के लिए मॉनिटर करना है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें उल्टी हो जाएंगी कुशिंग सिंड्रोम के। तो फर्स्ट में क्या है कि एनकरेजिंग द क्लाइंट एक्सरसाइज, अगर हम एक्सरसाइज करने के लिए बोलेंगे तो एडिशन डिजीज़ है, पहले ही क्या है ग्लूकोज का फॉर्मेशन है वो क्या है नहीं हो रहा है। तो इससे क्या होगा, क्योंकि जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैं वो क्या हमारे डिक्रीज़ हो रहे हैं, तो इससे ग्लूकोज का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो अगर हम एक्सरसाइज करने के लिए क्लाइंट को इनक्रेज करेंगे तो उसको फिटिगनेस आएगी, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन हमारा रॉन्ग है। सेकंड, प्रोटेक्टिंग द क्लाइंट फ्रॉम एक्सर्शन से हम प्रोटेक्ट करेंगे, ज़्यादा हैवी वर्क करने से उसको प्रोटेक्ट करेंगे, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो सकता है। थर्ड, बाकी ऑप्शन देख लेते हैं वो रॉन्ग है क्या। थर्ड में हमारा रिस्ट्रिक्टिंग क्लाइंट फ्लूइड इनटेक को हम रिस्ट्रिक्ट करेंगे। अगर हमने फ्लूइड्स का उसका कम कर दिया और एडिशन डिजीज़ है, पहले ही उसका सोडियम और वाटर जो रिटेंशन है वो नहीं हो रहा है और ऊपर से हमने उसका फ्लूइड और कम कर दिया, तो क्लाइंट क्या है उसकी जो हाइपोवोलीमिया की कंडीशन आ जाएगी, तो ये भी हम नहीं कर सकते। फोर्थ में मॉनिटरिंग द क्लाइंट फॉर हाइपोकलीमिया, जो एडिशन डिजीज़ में हाइपोकलीमिया नहीं होता, हाइपर कैलीमिया होता है, तो इस हमें ज़रूरत क्या है हाइपर कैलीमिया की मॉनिटर करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन हमारा इसलिए करेक्ट हो जाता है कि हमें क्लाइंट को एक्सर्शन से प्रोटेक्ट करना है। एक्सर्शन ऑफ आइदर फिजिकल और इमोशनल प्लेसेस एडिशनल स्ट्रेस ऑन द एड्रिनल ग्लैंड्स, इससे क्या होगा एड्रिनल ग्लैंड्स के ऊपर जो एडिशनल जो स्ट्रेस आएगा, जिससे जो क्राइसिस है वो हो सकता है क्लाइंट को, इसलिए सेकंड जो ऑप्शन हमारा सही था। फर्स्ट में क्या था कि उसको जो एक्सरसाइज के लिए इनकरेज करना था, बिकॉज ऑफ इंक्रीज मेटाबॉलिक डिमांड एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सरसाइज, उसके मेटाबॉलिक जो डिमांड्स इंक्रीज होंगे एक्सरसाइज की वजह से, तो क्या होगा कि एड्रिनल कॉर्टिकल हार्मोन्स हैं वो डिक्रीज हैं, तो उससे क्या होगा फिटिगनेस आएगी। थर्ड में रिस्ट्रिक्टिंग फ्लूइड इनटेक इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड बिकॉज ऑफ द रिस्क फॉर हाइपोवोलीमिया। फोर्थ, द नर्स शुड असेस फॉर हाइपरकैलीमिया नॉट हाइपोनेट्रीमिया या फिर हाइपोकैलीमिया, तो इसलिए हमारा फोर्थ ऑप्शन भी रॉन्ग था। तो सेकंड क्वेश्चन इसमें हमारा सेकंड जो ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट था। तो फिफ्थ क्वेश्चन कर लेते हैं अभी हम। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है, ए नर्स इज केयरिंग फॉर अ पोस्ट ऑपरेटिव क्लाइंट हु हैज़ diabetes, which is the most common cause of diabetic ketoacidosis that the nurse needs to consider when caring for this client. मीन्स एक क्लाइंट है डायबिटीज़ का है, पोस्ट ऑपरेटिव क्लाइंट है डायबिटीज़ का, तो कौन सा जो कॉमन कोज है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस का जो नर्स को मॉनिटर करना चाहिए व्हेन केयरिंग फॉर दिस क्लाइंट की केयर करते टाइम। फर्स्ट है इमोशनल स्ट्रेस, सेकंड प्रेजेंस ऑफ इन्फेक्शन, किसी तरह का इन्फेक्शन है उसके लिए, थर्ड इंक्रीज इंसुलिन डोज, और फोर्थ है इनएडुकेट फूड इनटेक। अगर ये सब करेगी तो मतलब इनएडुकेट फूड इनटेक से जो है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस हो सकता है कि नहीं हो सकता, इस कोर्स की तरफ उसको ध्यान देना है। तो इसमें आपको मोस्ट कॉमन जो कोज है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस का वो आपको बताना है, जो उसको नर्स को कंसिडर करना चाहिए। तो इसमें राइट्स जो ऑप्शन है वो क्या होगा, सेकेंड ऑप्शन प्रेजेंस ऑफ इन्फेक्शन। तो इस जो फैक्टर को जो नर्स को मॉनिटर करना है कंसिडर करना है व्हेन केयरिंग फॉर दिस क्लाइंट। इन्फेक्शन से क्या होगा कि बॉडी जो मेटाबॉलिक रेट है वो इंक्रीज़ हो जाती है, और इंसुलिन क्या होता है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में जो इंसुलिन क्या होता है अवेलेबल नहीं होगा, तो अवेलेबल नहीं होगा तो उसकी जो बॉडी की जो मेटाबॉलिक जो रेट है मेटाबॉलिक जो डिमांड्स हैं वो भी इंक्रीज़ नहीं होंगी, मेट नहीं होंगी, तो इसकी वजह से जो इन्फेक्शन है वो क्या है मोस्ट कॉमन जो कॉज है वो यहाँ पे हम मान सकते हैं। बाकी जो ऑप्शंस है वो यहाँ पे रॉन्ग होंगे। दो इमोशनल स्ट्रेस विल अफेक्ट द ग्लूकोज लेवल, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस विल रियरली रिजल्ट्स, मगर इससे क्या है कि डायबिटिक कीटोएसिडोसिस नहीं हो सकता इमोशनल स्ट्रेस की वजह से।
ग्लूकोज लेवल को हालांकि अफेक्ट कर सकता है। थर्ड में इंक्रीज इंसुलिन डोज विल लीड टू इंसुलिन कोमा। अगर हम इंसुलिन की डोज हम इंक्रीज़ कर देंगे, क्या होगा, इंसुलिन कोमा यानी हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन हो जाएगी। इससे जो है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस नहीं हो सकता। इफ़ डाइट इज़ नॉट इंक्रीज एज वेल, अगर हमने डाइट उसके हिसाब से नहीं बढ़ाई तो इंसुलिन कोमा जो कंडीशन है वो हो सकती है। फोर्थ में इनएडुकेट फूड इनटेक, और इसी तरह से हमने फूड इनटेक उसका अच्छे से नहीं करवाया, उसकी वजह से भी हाइपोग्लाइसीमिया यानी इंसुलिन जो कोमा है वो क्लाइंट को हो सकता है। तो इसलिए हमें किसी तरह का जो इन्फेक्शन है उसको मॉनिटर करने की ज़रूरत है, क्योंकि उसकी वजह से जो है बॉडी जो मेटाबॉलिक डिमांड्स हैं वो इंक्रीज़ होंगी, और इंक्रीज़ होंगी तो इंसुलिन भी इनसफिशिएंट होगा, तो क्या होगा कि फ़ैट का जो ब्रेकडाउन है वो होना स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से कीटोन बॉडीज़ बनेंगी, और क्या है, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस क्लाइंट को हो सकता है। तो सेकंड को जो ऑप्शन है यहाँ पे वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, a client is admitted to the hospital with a diagnosis of diabetic ketoacidosis. What is the initial intervention that the nurse should expect the healthcare provider to prescribe for this client? कि जो क्लाइंट है हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है, किन से डायबिटिक कीटोएसिडोसिस का डायग्नोसिस है। व्हाट इज़ द इनिशियल इंटरवेंशन, कि उस क्लाइंट के लिए जो इनिशियल इंटरवेंशन है वो क्या होना चाहिए, मीन्स क्या एक्सपेक्ट करती है नर्स की जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है प्रिस्क्राइब करेगा उस क्लाइंट के लिए। आईवी फ्लूइड्स, इंट्रावेनस फ्लूइड्स प्रिस्क्राइब करेगा इनिशियल जो इंटरवेंशन है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के लिए। सेकंड, पोटेशियम प्रोवाइड करेगा। थर्ड, एनपीएच जो इंसुलिन है नोवालिन एन प्रोवाइड करेगा। फोर्थ, सोडियम पॉलिस्ट्रीन सल्फोनेट क्विक्सलेट उसको प्रिस्क्राइब करेगा। तो इनिशियल जो इंटरवेंशन है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के लिए वो क्या होगा वो आपको बताना है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या होगा, फर्स्ट है इंट्रावेनस फ्लूइड्स। तो इनिशियल इंटरवेंशन हमारा ये रहेगा। ये क्यों होगा, क्योंकि IV fluids are given to combat the dehydration in ketoacidosis and to keep an IV line open for administration of medications. After electrolyte levels are evaluated, potassium may be added along with insulin. मीन्स स्टार्टिंग में हमें क्या है कि इनिशियल जो इंटरवेंशन की बात की है तो हम IV फ्लूइड्स देंगे, क्योंकि डायबिटिक कीटोएसिडोसिस है, ग्लूकोज का जो लेवल है वो इंक्रीज़ होगा क्लाइंट के अंदर, और ग्लूकोज अगर इंक्रीज़ होता है तो उसमें क्या है, पोलीयूरिया पॉलीडिप्सिया, और तो इसकी वजह से डिहाइड्रेशन की कंडीशन होती है, तो क्लाइंट क्या है, डिहाइड्रेट होगा। इसलिए हम IV फ्लूइड्स उसको हम प्रोवाइड करते हैं। IV फ्लूइड्स देने के बाद जो सेकंड जो हो सकता है हमारा इंटरवेंशन है उसमें हम पोटेशियम इंसुलिन के साथ ऐड करके दे सकते हैं। तो वो भी हम कब करेंगे, जब इलेक्ट्रोलाइट लेवल्स को हम इवेलुएट करेंगे, तो पोटेशियम हम इंसुलिन के साथ बाद में ऐड कर सकते हैं। स्टार्टिंग जो हमारी इनिशियल जो इंटरवेंशन होगी वो इंट्रावेनस फ्लूइड होगी, क्योंकि क्लाइंट क्या होगा, डिहाइड्रेटेड हो सकता है। क्योंकि डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में, डायबिटीज़ में जो क्या होता है, जो करैक्टरिस्टिक क्या है इसकी डायबिटीज़ की, इसमें पोलीयूरिया होता है, पोलीडिप्सिया होता है और पोलीफीजिया होता है, तो डिहाइड्रेशन जो है वो हो सकता है। सेकंड, पोटेशियम हम इसलिए नहीं देंगे क्योंकि डायबिटिक कीटोएसिडोसिस की कंडीशन है, तो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में एसिडोसिस है पहले से ही क्लाइंट को, और जो पोटेशियम है एसिडोसिस में क्या होता है, पोटेशियम है वो कहाँ से शिफ्ट करेगा, इंट्रासेलुलर से एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट में शिफ्ट कर जाता है, जिसकी वजह से बॉडी में हाइपरकैलेमिया की कंडीशन पहले से ही होती है। हाइपरकैलेमिया होगा तो क्या होगा कि तो हमें पोटेशियम देने की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए हमने पहले भी बोला है कि जैसे ही हम लेवल्स को एवेलुएट करेंगे उसके बाद ही हम पोटेशियम ऐड कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग में हमारी इनिशियल इंटरवेंशन नहीं होगी, क्योंकि एसिडोसिस में पहले ही हाइपरकैलेमिया की कंडीशन हो सकती है, और एज अ एसिडोसिस इज़ करेक्टेड, जैसे ही एसिडोसिस करेक्ट होगा तो बाद में हाइपोकैलेमिया हो सकता है, तो उस टाइम हम पोटेशियम एडमिनिस्टर करेंगे। थर्ड में जो इंसुलिन की बात की थी नोवालिन, वो भी क्या है, इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन है, और रैपिड एक्टिंग इंसुलिन इज़ इंडिकेटेड इन एमरजेंसी, तो हम इसलिए नोवालिन जो इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन नहीं देते हैं। थर्ड ऑप्शन रॉन्ग था। और फोर्थ में हमारा जो क्या है, फोर्थ में हमारा जो सोडियम पॉलिस्ट्रेन सल्फोनेट
ये भी हम नहीं देते हैं क्योंकि यहाँ पे हमारा जो दिस इज़ नॉट इंडिकेटेड। अब नॉर्मली जो हाई सीरम पोटेशियम लेवल है विल रिवर्ट वंस डिहाइड्रेशन इज़ करेक्टेड। मीन जैसे ही डिहाइड्रेशन जो करेक्ट होगा, एसिडोसिस की जो कंडीशन है वो ठीक होगी, तो सीरम पोटेशियम लेवल जो इंक्रीज़ हो चुका है एसिडोसिस की वजह से हाई, वो अपने आप रिवर्ट हो जाता है, वापस नॉर्मल आ जाता है। तो हमें इस चीज़ की भी ज़रूरत नहीं है। तो फोर्थ इसमें जो फर्स्ट इसमें जो ऑप्शन है IV फ्लूइड्स, वो इसमें करेक्ट ऑप्शन था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। A client with untreated type 1 diabetes mellitus may lapse into a coma because of acidosis. An increase in which component in the blood is a direct cause of this type of acidosis? ये क्लाइंट है टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस का, और वो कोमा में जा चुका है क्योंकि एसिडोसिस की वजह से। तो इसमें से बताना है कि इन ब्लड में कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जो इंक्रीज़ हो गया है जिसकी वजह से ये एसिडोसिस की कंडीशन देखने को मिलेगी। सिंपल क्वेश्चन है। फर्स्ट, कीटोन्स इंक्रीज हो गए हैं बॉडी में। सेकंड, ग्लूकोज। थर्ड, लैक्टिक एसिड। और फोर्थ, ग्लूटामिक एसिड। तो किसकी वजह से एसिडोसिस होता है क्लाइंट में? टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस है। तो सभी को पता है फर्स्ट ऑप्शन इसमें करेक्ट है। कीटोन बॉडीज जब इंक्रीज हो जाती हैं तब हम क्या है एसिडोसिस की कंडीशन में होती है। और अगर इसको अनट्रीट करेंगे, अगर इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया तो जो क्लाइंट है वो कोमा में जा सकता है। तो ये यहाँ पे पूरा बताया हुआ है कि जो कीटोन्स बॉडी किस तरह से बनती हैं। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस कैसे होता है? जब कीटोन प्रोड्यूस एक्सेसिवली इन डायबिटीज़ आर बाय प्रोडक्ट ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ बॉडी फैट्स एंड प्रोटीन्स फॉर एनर्जी। जब हम एनर्जी के लिए किसका ब्रेकडाउन होता है? फैट और प्रोटीन का ब्रेकडाउन होता है। किसकी जगह? यहाँ पे हमारा ग्लूकोज का जो है ब्रेकडाउन नहीं होता, कार्बोहाइड्रेट की जगह फैट और प्रोटीन का ब्रेकडाउन होना स्टार्ट हो जाता है, तब कीटोन्स बनते हैं। और ये क्यों होता है? फैट और प्रोटीन का ब्रेकडाउन क्यों स्टार्ट होता है? क्योंकि इंसुलिन सिक्रेट नहीं हो पाता, या फिर वो जो है क्या जो ग्लूकोज है वो सेल्स तक नहीं पहुंच पाता। ग्लूकोज की कमी के कारण फैट और प्रोटीन का ब्रेकडाउन होता है, जिसकी वजह से कीटोन्स बॉडी बनती हैं। और कीटोन बॉडी के बनने से क्या है, ये ब्लड pH को कम कर देता है, यानी एसिडोसिस हो जाता है क्लाइंट को। और एसिडोसिस के क्लाइंट को अगर हम ट्रीट नहीं करेंगे तो किस में जाएगा? कोमा में जा सकता है। और एक बात और हमने यहाँ पे लर्न कर लिया है कि एसिडोसिस की कंडीशन होगी तो क्या होगी? हाइपर कैलीमिया क्लाइंट को होता है स्टार्टिंग में, बाद में ये रिवर्ट बैक हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ग्लूकोज की वजह से pH पे कोई डिफरेंस नहीं आता, एसिडोसिस नहीं होता। ऐसे ही लैक्टिक एसिड क्या है, वो डायबिटीज़ से रिलेटेड नहीं है। लैक्टिक एसिड किसका? मसल कॉन्ट्रैक्शन का प्रोडक्ट है, मीन्स वहाँ से बनता है। और इसी तरह से ग्लूटामिक एसिड है, वो भी एसिडोसिस से रिलेटेड नहीं है, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का प्रोडक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। A urine specimen is needed to test for the presence of ketones in a client who is diabetic. What should the nurse do when collecting the specimen from a urinary retention catheter? कि क्लाइंट है, कीटोन्स जो है उसके यूरिन में हमें टेस्ट करना है, तो इसके लिए हमें यूरिन स्पेसिमेन चाहिए क्लाइंट का कीटोन्स चेक करने के लिए। डायबिटिक क्लाइंट है, तो जो स्पेसिमेन है किस तरह से हम कलेक्ट करेंगे कि नर्स को क्या, व्हाट शुड द नर्स डू, नर्स को क्या करना है व्हाइल कलेक्टिंग दिस स्पेसिमेन? यूरिनरी रिटेंशन कैथेटर है क्लाइंट को। फर्स्ट में है डिस्कनेक्टिंग द कैथेटर एंड ड्रेन द यूरिन इनटू क्लीन कंटेनर, कि कैथेटर को डिस्कनेक्ट करना है और उसके बाद जो है क्लीन कंटेनर में यूरिन को ले लेना है डिस्कनेक्ट करके कैथेटर से। फिर है सेकेंड, क्लीन द ड्रेनेज वाल्व एंड रिमूव द यूरिन फ्रॉम द कैथेटर बैक, कि ड्रेनेज जो वाल्व है उसको क्लीन करके, जहाँ से हम ड्रेन करते हैं यूरिन को, उसको क्लीन करके और फिर वहाँ से हम कैथेटर बैग से यूरिन को हम रिमूव ले लेंगे, मीन्स कैथेटर बैग से हम यूरिन को कलेक्ट करेंगे। थर्ड, वाइप द कैथेटर विद अल्कोहल एंड ड्रेन द यूरिन इनटू अ स्टेराइल टेस्ट ट्यूब, उस कैथेटर को अल्कोहल से वाइप करके और वहाँ से हम यूरिन का स्पेसिमन ले लेंगे स्टेराइल टेस्ट ट्यूब के अंदर। फोर्थ, क्लैम्प द कैथेटर, कैथेटर को क्लैम्प करना है। क्लींस द पोर्ट, जो उसके साथ में पोर्ट लगा होता है उसको क्लींस करना है। और स्टेराइल सिरिंज का यूज़ करते हुए यूरिन का सैंपल लेना है।
तो इसमें करेक्ट जो मेथड है वो आपको बताना है। इसमें कौन सा होगा? फोर्थ ऑप्शन में करेक्ट है कि हम जो यूरिन सैंपल है वो हम क्या करते हैं, वो हम कैथेटर को क्लैम्प करके पोर्ट से लेते हैं विद अ स्टेराइल सिरिंज। हम उसको डायरेक्ट कैथेटर से नहीं ले सकते, ना ही हम जो बैग लगा हुआ है, यूरिन बैग है, वहाँ से भी हम उसको नहीं ले सकते। तो इसमें फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट है। द यूरिनरी कैथेटर एंड ड्रेनेज बैग शुड ऑलवेज रिमेन अ क्लोज स्टेराइल सिस्टम। तो ये हमारा कैसा रहता है, एक क्लोज स्टेराइल सिस्टम की तरह रहता है, उसको हम डिस्टर्ब नहीं कर सकते। यूरिन शुड बी ड्रॉन ओनली फ्रॉम द कैथेटर पोर्ट नोट द कलेक्शन बैग। जो यूरिन बैग होता है वहाँ से हम कभी भी सैंपल नहीं लेते। जो पोर्ट लगा होता है साइड में, तो उसमें हम स्टेराइल सिरिंज का यूज़ करते हुए वहाँ से हम सैंपल लेना है। The system should remain closed so that fewer microorganisms enter the urinary tract. Question number 9. A client with diabetes asks the nurse whether the new forearm stick glucose monitor gives the same result as a finger stick. What is the nurse best response to these questions? कि जो क्वेश्चन में क्या है कि क्लाइंट है डायबिटीज़ का, उसने नर्स से पूछा है कि जो फोरआर्म स्टिक ग्लूकोज मॉनिटर गिव द सेम रिजल्ट एज फिंगर स्टिक। अगर फोरआर्म से वो ग्लूकोज मॉनिटर करता है, वहाँ से सैंपल लेता है, और एक बार फिंगर से लेता है और एक फोरआर्म से लेता है, तो दोनों में सेम रिजल्ट आता है कि नहीं आता? गिव द सेम रिजल्ट एज अ फिंगर स्टिक। तो नर्स का जो रिस्पॉन्स है वो क्या होगा? फर्स्ट, देर इज़ अ नो डिफरेंस बिटवीन रीडिंग्स, की रीडिंग्स में कोई डिफरेंस नहीं होगा। सेकेंड, दिस टाइप ऑफ मॉनिटर्स आर मेंट फॉर चिल्ड्रन, ये सिर्फ जो है चिल्ड्रन के लिए होते हैं। थर्ड, रीडिंग्स आर ऑन अ डिफरेंट स्केल फॉर ईच मॉनिटर, की जो रीडिंग्स है वो अलग अलग होंगी, डिफरेंट होगी दोनों मॉनिटर के लिए। फोर्थ, फास्टर रीडिंग कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम अ फिंगर स्टिक, फिंगर स्टिक से हम जब लेंगे तो वहाँ पे फास्टर जो रीडिंग हमें मिलती है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि फोरआर्म जो स्टिक ग्लूकोज मॉनिटर से लेंगे या फिर फिंगर स्टिक से लेंगे तो डिफरेंस होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है कि कोई डिफरेंस नहीं होगा बिटवीन द रीडिंग्स। द फोरआर्म ग्लूकोज मॉनिटर इज कैलिब्रेटेड टू बी कंसिस्टेंट विद रिजल्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ फिंगर स्टिक। या फोरआर्म स्टिक से ले या फिर फिंगर स्टिक से ले तो उसमें कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलता। आज का नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, वो डिस्कस कर लेते हैं। ए नर्स इज असेसिंग अ क्लाइंट विद डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, विच क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन शुड द नर्स एक्सपेक्ट, सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। तो यहाँ पे क्लाइंट है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस का, तो यहाँ पे आपको साइन एंड सिम्टम जो हैं वो बताने हैं कि कौन कौन से हो सकते हैं। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस है, यानी पहले ही देख लीजिए डिहाइड्रेशन होगा क्लाइंट को। दूसरा, एसिडोसिस की कंडीशन हो सकती है क्लाइंट को, तो ये चीज़ें आपको देखना है। और क्या है, हाइपर कैलीमिया भी स्टार्टिंग में होता है क्लाइंट को। तो अब आप देखते हैं, ड्राई स्किन, सेकेंड एब्डोमिनल पेन, थर्ड स्मॉल रेस्पिरेशन, फोर्थ एब्सेंस ऑफ कीटोन्स इन द यूरिन, फिफ्थ ब्लड ग्लूकोज लेवल ऑफ लेस देन 100 mg पर DL। तो आंसर सभी को पता हो गया होगा, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस है। फर्स्ट, ड्राई स्किन भी देखने को मिलेगा, डिहाइड्रेशन की होगी कंडीशन, एब्डोमिनल पेन भी होता है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इसका। थर्ड, कुस्मोल रेस्पिरेशन भी होगी, क्योंकि कुस्मोल रेस्पिरेशन कब होती है, क्योंकि एसिडोसिस की कंडीशन है। CO2 जो लेवल है उसको डिक्रीज़ करने के लिए, कम करने के लिए कुस्मोल रेस्पिरेशन देखने को मिलती है क्लाइंट में। जो क्लाइंट की जो रेस्पिरेशन है कैसे हो जाएगी, इंक्रीज रेट एंड डेप्थ, जो लेबर्ड जो ब्रीदिंग है वो देखने को मिलती है, ताकि वो एसिडोसिस की कंडीशन को वो टैकल कर सके। इसलिए फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ऑप्शन हमें कि डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में देखने को मिलता है। फोर्थ, एब्सेंस ऑफ कीटोन्स इन द यूरिन, कीटोन्स तो प्रेजेंट होती ही हैं यूरिन में, तो ये ऑप्शन भी गलत है। और जो ग्लूकोज लेवल है अगर लेस देन 100 mg पर DL है वो भी रॉन्ग होगा, क्योंकि डायबिटिक कीटोएसिडोसिस है तो जो ग्लूकोज लेवल है वो हाई होता है। Dry skin is a sign of dehydration in response to the polyuria associated with the osmotic effect and elevated serum glucose level. सीरम जो ग्लूकोज लेवल है वो इंक्रीज होता है, पोलीयूरिया की कंडीशन होगी, पोलीयूरिया इंक्रीज होगी तो क्या होगी, ड्राई स्किन, डिहाइड्रेशन देखने को मिलता है। एब्डोमिनल पेन एसोसिएटेड होता है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस से। थर्ड में हमारा क्या है कि
breakdown of fat as an energy source causes an accumulation of ketones which results in acidosis। पहले भी बात की थी कि प्रोटीन और फैट का ब्रेकडाउन होता है, फैट के ब्रेकडाउन की वजह से कीटोन बॉडीज फॉर्मेशन होती हैं, कीटोन बॉडी फॉर्म होंगी तो एसिडोसिस होगा, एसिडोसिस होगा तो लंग्स क्या करेंगी कि पीएच की पीएच को कम करने के लिए क्या करेंगे, CO2 को हम ब्लो ऑफ करेंगे, मीन्स उसको कम करने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से क्लाइंट में कुछ स्मॉल रिस्पिरेशन देखने को मिलते हैं। इसलिए ये सारी कैरेक्टरिस्टिक है जो आपको अच्छे से याद होनी चाहिए डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में। तो आज का जो हमारा सेशन था यहीं पे ख़त्म होता है। ये वही था, फोर्थ में भी है कि जो कीटोन्स हैं वो इंडिकेट करते हैं, जो मीन्स अगर एब्सेंस होगी कीटोन्स में तो मीन्स क्या है कि एडुकेट प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज फॉर एनर्जी, मीन्स जो ग्लूकोज जो का प्रोडक्शन है वो हो रहा है तो कीटोएसिडोसिस कंडीशन ही नहीं होगी। तो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में कीटोन्स प्रेजेंट होते हैं यूरिन के अंदर। और फिफ्थ में दिस इंडिकेट्स हाइपोग्लाइसीमिया, वो हाइपोग्लाइसीमिया को इंडिकेट करेगा, कीटोएसिडोसिस को नहीं करेगा। इसलिए इसमें फोर्थ और जो फिफ्थ ऑप्शन थे वो रॉन्ग है, फर्स्ट और सेकंड थर्ड इसमें करेक्ट है। तो आज का सेशन हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा। किसी भी क्वेश्चन में कभी भी कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो नेक्स्ट सेशन से हम नेक्स्ट टाइम जो क्वेश्चंस है वहाँ पे हम मिलते हैं। आज का सेशन हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। वीडियो पसंद आए ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।